Hello everyone and welcome to our channel Meraki YouTube. Today we shall be studying Administrative Management Theory. क्लासिकल थियोरी के अंडर जो नेक्स्ट थियोरी आती है साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी के बाद, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियोरी, जो कि हम आज पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियोरी, इस थियोरी के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल थियोरी, स्ट्रक्चरल थियोरी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थियोरी, मैकेनिस्टिक थियोरी एंड मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल। तो इन सब नामों से भी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियोरी को हम जानते हैं। नॉट ओनली दिस, इन सम बुक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियोरी को क्लासिकल थियोरी के नाम से भी बोला गया है। तो दे आर यूजिंग द वर्ड क्लासिकल थियोरी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी ऑल्सो। ऑल्दो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी है वो क्लासिकल थ्योरी के अंडर आती है, वो खुद क्लासिकल थ्योरी का एक पार्ट है, राइट। नाउ द नेम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी वाज गिवन बाय मार्च एंड साइमन। इन सब नामों से हम इसको जानते हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी है ये नाम किसने दिया हमें? मार्च एंड साइमन ने दिया। नाउ ये जो थ्योरी है किसी एक कंट्रीब्यूटर की थ्योरी नहीं है, अलग अलग लोग आए, उन्होंने अपनी थ्योरीज दी, उन सबको कलेक्टिवली, उसमें कुछ कॉमन चीजें थी तो कलेक्टिवली उनको हम उस जो थ्योरी बनी उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी बोलते हैं। अब ये सब लोग कौन थे, किस किस ने कंट्रीब्यूट किया? द फर्स्ट बीइंग हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, लिंडोल उर्विक, जेडी मूनी, एसी रेले, मेरी पाकर फॉलेट एंड आर शेल्टन। तो ये सब लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी में। अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये जो थ्योरी है इसके कुछ फीचर्स क्या हैं, कुछ खास बातें क्या हैं। नंबर 1 इज इट फोकसेस ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे ज्यादा जो है ये ध्यान देती है एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे, और स्ट्रक्चर भी कौन सा? जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देती है। और ध्यान किस पर देती है? प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरीके से की जा रही है। सेकेंडली इट सपोर्ट्स द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन। इकोनॉमिक मैन का कंसेप्ट क्या है? दैट अ पर्सन, अ मैन इज मोटिवेटेड बाय ओनली मॉनेटरी फैक्टर्स। उसको पैसे दिए जाओ और काम करवाई जाओ, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है। एक पैसा ही ऐसी चीज है जो उसको मोटिवेट कर सकता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन। यही जो कंसेप्ट था एडवोकेट करती थी कौन? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी भी इसी कंसेप्ट के साथ आगे चल रही है। नेक्स्ट इज, इस थ्योरी का मानना है दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन irrespective of nature or type of work, that is administration is the same everywhere। कहने का मतलब है कि ये थ्योरी मानती है कि चाहे किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी काम कर रही हो, गवर्नमेंटल हो, कॉमर्शियल हो, बिजनेस टाइप हो, कुछ भी हो, किसी भी फील्ड के अंदर हो, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हर जगह सेम रहती है। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे फिर वो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो या कुछ और हो, राइट। सेकेंडली क्या कहती है? दैट सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये थ्योरी कहती है कि कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो यूज किए जा सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। अब वो कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, वो कौन से हैं, ये बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से हैं? तो ये फिक्स नहीं है, और इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया इस थ्योरी में ऑन फॉर्मुलेटिंग दीज प्रिंसिपल्स, क्योंकि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर कर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। इसलिए एम्फेसिस वाज लेड ऑन फॉर्मुलेटिंग दीज प्रिंसिपल्स। These principles could be applied to all kinds of organizations, therefore are universally valid। अब क्योंकि ये थ्योरी मान रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हर जगह सेम है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह सेम है, और कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं हर जगह के एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स अगर हम इनको जान लें तो फिर चाहे कहीं की भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब जगह ये इक्वली वैलिड होंगे। इसलिए हम कहते हैं दैट दीज प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी है इसके कोई एक कंट्रीब्यूटर नहीं है, बहुत बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं, जिनमें से जो मेन है वो है हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक एंड लिंडोल उर्विक, राइट। तो इन सबको हम पढ़ेंगे एक एक करके। आज हम पढ़ेंगे हेनरी फ्योल के बारे में। तो उससे पहले हम देखते हैं हेनरी फ्योल के बारे में कुछ फैक्ट्स। ऐसे दिखते थे हेनरी फ्योल, ये दोनों पिक्चर्स जो हैं हेनरी फ्योल की हैं। ही वॉज बॉर्न इन इस्तांबुल इन 1841। इस्तांबुल टर्की के अंदर है, तो जो उनका जन्म है इस्तांबुल में वो 1841। तो आप देख सकते हैं कि वो टेलर से भी उम्र में बड़े थे। टेलर का जो बर्थ था
वो 1856 में हुआ था. ही वॉज एल्डर टू टेलर, राइट. ही ग्रेजुएटेड इन माइनिंग इंजीनियरिंग. इन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग जो है वो पढ़ी. स्टार्टेड हिज करियर एज एन इंजीनियर इन 1860. 19 साल की उम्र में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एज एन इंजीनियर. In 1888, he rose to the position of managing director of the company. यहाँ पे एक मैं बात बताना चाहूंगी कि हालांकि इनका जो जन्म है वो इस्तांबुल में हुआ था, लेकिन कुछ सालों बाद इनकी जो फैमिली है वो मूव कर गई फ्रांस के अंदर, राइट. तो उसके बाद जो इनकी जितनी भी एजुकेशन है वो फ्रांस में हुई है. तो कुछ बुक्स में मेंशन इनका जो बर्थ प्लेस है वो फ्रांस भी मेंशन है. जो इन्होंने कंपनी ज्वाइन की दैट वाज आल्सो अ फ्रेंच माइनिंग कंपनी. उसी कंपनी में उन्होंने इंजीनियर की तरह ज्वाइन किया था 1860 में, और उसी के अंदर वो 1888 में एमडी की पोजीशन तक पहुंच गए. उसके बाद 1918 में ही गॉट रिटायर्ड और उस कंपनी के डायरेक्टर रहे अंटिल हिज डेथ इन दिसंबर 1925. तो 1925 के अंदर इनकी डेथ हो गई, और उससे पहले वो उसी कंपनी के डायरेक्टर की तरह काम करते रहे. अब इनकी मेन कंट्रीब्यूशंस क्या हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में? तो दे आर द बुक. सबसे जो फेमस है वो एक बुक है विच इज एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल. ये एक फ्रेंच बुक थी, फ्रेंच के अंदर लिखी गई थी 1916 में, और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो थी दैट वाज जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो कि आई 1929 में. दुख की बात यह है कि हालांकि ये जो बुक थी पब्लिश हुई थी 1916 में, पर ये जो फेमस है, पॉपुलर है, जो उसकी मान्यता बढ़ी वो कब बढ़ी? जब उसका इंग्लिश वर्जन आया 1929 में. उससे पहले इनको इतनी मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी. सेकेंड, इनका एक पेपर है जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, दैट इज द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट. 1923 के अंदर ये पेपर आया. एक और जो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी थी इनकी बुक के साथ दैट वाज कि इनका जो बुक थी उसमें इन्होंने जो वर्ड था वो एडमिनिस्ट्रेशन यूज किया था. हालांकि फ्रेंच बुक थी, फ्रेंच टाइटल था, लेकिन हम बता सकते हैं तो द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन वाज यूज्ड. लेकिन जब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन की गई तो उसको मैनेजमेंट में टर्म कन्वर्ट कर दिया गया. उसको ट्रांसलेशन एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए थी, बट उसको ट्रांसलेट करके मैनेजमेंट किया गया. तो ये थोड़ी सी हम कंट्रोवर्सी पढ़ते हैं. जो हेनरी फेयल है उनको क्या माना जाता है? ही इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ मैनेजरियल अप्रोच और मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल. तो मैनेजरियल जो अप्रोच है या फिर जो मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल है उसके फाउंडर हम हेनरी फेयल को मानते हैं, और क्लासिकल थियोरी के फादर भी हम हेनरी फेयल को मानते हैं. तो ये कुछ फैक्ट्स थे हेनरी फेयल के बारे में. नाउ अगर हमें फेयल की कंट्रीब्यूशन पढ़नी है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में तो हम उसको 3 हेडिंग्स के अंदर पढ़ सकते हैं. ठीक है. तो नंबर 1 इज एक्टिविटीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, उसके क्या क्या काम है, वो क्या क्या एक्टिविटी करती है. नंबर 2 इज एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं. एंड नंबर 3 एंड द मोस्ट फेमस आर प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं. अब आइए हम इनको एक एक करके देखते हैं. Now the first is activities of an industrial undertaking. अगर एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है तो उसकी किस किस तरीके की एक्टिविटीज हो सकती हैं. तो फेयल ने क्या किया, इन्होंने जितनी भी एक्टिविटीज थी एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक अंडरटेकिंग के जितने भी फंक्शंस हैं वो लिए और उनको 6 ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज कर दिया. तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको 6 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया हुआ है, राइट. ये कौन कौन से हैं? नंबर 1 आर टेक्निकल एक्टिविटीज, Number 2 commercial activities, Number 3 financial, Number 4 security, Number 5 accounting and Number 6 managerial और administrative. टेक्निकल में कौन कौन से आएंगी? प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, जितना भी जो प्रोडक्शन का काम है, टेक्नोलॉजी का काम है, नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने का काम है, वो सारा हमारा टेक्निकल में आएगा. कॉमर्शियल में खरीदना, बेचना, एक्सचेंज करना. फाइनेंशियल के अंदर जो कैपिटल है उसको कैसे हम मैक्सिमम तरीके से यूज करें, एफिशिएंट तरीके से यूज करें. सिक्योरिटी में जो पर्सन्स हैं, प्रॉपर्टी हैं, उनकी प्रोटेक्शन. अकाउंटिंग के अंदर स्टॉक टेकिंग, बैलेंस शीट्स मेंटेन करना, कॉस्ट का ध्यान रखना, स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करना. और मैनेजरियल के अंदर ये एक एक्रोनिम है POCCC. POCCC. अब ये POCCC क्या है? यही हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. तो हमने पहले क्या किया, एक इंडस्ट्री की एक्टिविटीज देखी. उन एक्टिविटीज को फेयल ने 6 कैटेगरीज में ग्रुप करा हुआ है, 6 ग्रुप्स में बांटा हुआ है. ठीक है. ये हमने 5 कर लिए, टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग. जो मैनेजरियल फंक्शंस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, वही हैं हमारे
एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम देखते हैं इस एक्रोनिम के फुल फॉर्म क्या है POCCC की। नंबर 1 इज प्लानिंग। फेयल ने इसके लिए जो वर्ड यूज किया था, यूज प्रीवॉयंस और प्रीवॉयर, जिसका मतलब होता है टू फोरसी, पहले से देखना। तो हमें और पता ही है कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में जो आने वाली जो भी सिचुएशंस हो सकती है उनको पहले से अंदाजा लगाकर हम अपने सारा ब्लूप्रिंट बना लें कि हमने क्या क्या करना है, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो सबसे पहले ये जो काम है एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट इज ऑफ प्लानिंग। सेकेंड इज ओ से है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, टू बिल्ड अप द स्ट्रक्चर। जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर खड़ा करना, उसके अंदर चाहे वो मटेरियल लेके आने की बात हो या फिर वो ह्यूमन रिसोर्सेज लेके आने की बात हो। थर्ड इज कमांडिंग। कमांडिंग मतलब ऑर्डर देना यहाँ पे, टू डायरेक्ट द पर्सनल, जो एम्प्लॉयज हैं उनको डायरेक्शंस देना। फोर्थ इज कोऑर्डिनेशन। डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज और डिफरेंट डिफरेंट जो एफर्ट्स है, जो यूनिट्स हैं, उनके बीच में हार्मनी बनाए रखना। फिफ्थ इज कंट्रोल, टू सी दैट द इस्टेब्लिश्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स आर बीइंग फॉलोड, कि जो भी काम हो रहा है वो रूल्स के अंतर्गत, रूल्स की जो लिमिट्स हैं उसमें रहकर हो रहा है। तो ये है हमारे एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, POCCC: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, coordination and control, right? So in the beginning we had divided FAIL's contribution under 3 headings: activities of an industrial undertaking, elements of administration and principles of administration. इनमें से हमने activities and elements कर ली हैं. Now next we'll study principles of administration, right? Now FAIL ने हमें दिए 14 principles of administration, which are: number 1, division of work or specialization; number 2, authority and responsibility; number 3, discipline; number 4, unity of command; then unity of direction; number 6, subordination of individual interest to general interest; number 7, remuneration; number 8, centralization; number 9, scalar chain or line of authority; number 10, order; 11th, equity; 12th, stability of tenure of personnel; 13th, initiative; and 14th, spirit de corps. तो ये 14 प्रिंसिपल्स हैं जो हेनरी फेयल ने हमें दिए. Now we shall study these principles one by one in detail, but in the next video. मैंने चाह रही थी कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए, but I'll post the next video today itself. तो अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर. So that's it for now. Thank you for watching. If you find this video helpful, then please do like this video, share with your friends, and also subscribe to our channel Meraki YouTube. Till then, please stay at home and stay safe.